हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 9। और मे भी हमारे ये इस चैप्टर का ये हमारा जो है सेकेंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हम इसे बात करेंगे देखो अपने एलसी ऑसिलेशंस की। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, मतलब कि इस पर्टिकुलर इस वीडियो में। पूरे चैप्टर में तो आपको मज़ा आ जाएगी होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में ही आ रही होंगी। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ठीक है, क्या है एलसी ऑसिलेशंस, हम ये समझते हैं। देखो ऑसिलेशंस, अब एलसी ऑसिलेशंस का मतलब ऐसा नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब जैसे आप जानते हो, ठीक है, कि क्या करना भाई, वेव के फॉर्म में, मतलब ऑसिलेट करना। ओके, ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे अब यहाँ पर जो एलसी ऑसिलेशन है, इट मीन्स मतलब क्या इसका सर कुछ मतलब ऐसा मतलब है क्या कि हमारी जो सर्किट होगी वो सर ऑसिलेट करने लगेगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। देखो ध्यान समझो, कह रहा है एल एंड सी, दैट मीन्स एल का मतलब क्या है, आपकी कोई एक इंडक्टेंस है। सी का मतलब क्या है, आपकी कोई एक कैपेसिटेंस है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसी सर्किट होगी जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ होगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, और एक इंस्टेंस जब हमारी जो कैपेसिटर है वो मान लो कंप्लीटली चार्ज। मेरी बात पे गौर करना, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना। मैंने कहा कि अगर सर्किट में ये जो कैपेसिटर है ना, अगर वो कंप्लीटली चार्ज हो, कैपेसिटर क्या हो भाई, कंप्लीटली चार्ज हो, और हमने सर्किट को क्लोज किया और सर्किट के कैपेसिटर से हमारी जो चार्ज है ना वो फ्लो होना स्टार्ट हुई, वो फ्लो होना स्टार्ट हुई, और वो फ्लो होकर के कहाँ जा रही है, हमारे वो इस इंडक्टर के पास जा रही है। तो चार्ज के इस मतलब अब यहाँ से चार्ज का जो फ्लो होगा, ओके, तो जो चार्ज हमारा है वो हमारा एक ऑसिलेशन क्रिएट करेगा। मतलब जो चार्ज है पहले वो सी से एल की तरफ जाएगा, फिर एल से सी की तरफ जाएगा, फिर सी से एल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि क्या हुआ, ये एक ऑसिलेशन क्रिएट कर रहा है ना। तो मतलब कि चार्ज का यहाँ पर क्या होना है, ऑसिलेशन हो रहा है। सिंपल सी बात समझो। ठीक है, क्या होना है भाई, यहाँ पे हमारे चार्ज का हमारे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज का क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलसी ऑसिलेशंस। समझते हैं इस चीज को भी हम लोग एकदम मस्त, एकदम मजे के साथ। देखो अभी समझेंगे सारे के सारे फिगर्स बना करके। इसके बेसिकली हम लोग जो है 8 फिगर बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा, बस थोड़ा सा रुको। देखो, तो फाइनली हमने एलसी ऑसिलेशंस के बारे में ये कहा कि भाई हमारा क्या होगा कि व्हेन चार्ज, कोई भी हमारी अगर कैपेसिटर होगी, है ना, चार्ज कैपेसिटर क्या होगी, अगर वो डिस्चार्ज होगी तो कैसे डिस्चार्ज हो रही है। तो मान लो हमने एक इंडक्टर लगाया है और हमने अपने हमारी कैपेसिटर में जो भी चार्ज है ना, मतलब जो भी चार्जेस हैं वो हम डिस्चार्ज करा रहे हैं किसमें, इंडक्टर में। तो वहां पे चार्ज का क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, मतलब बार बार क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसी सर्किट की बात करेंगे जिसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा। क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस एकदम ही नेग्लेजिबल होगा, मतलब जिसमें कोई भी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं हो। बट ऐसा सर्किट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक आइडियल सर्किट मान करके चल रहे हैं कि हमारी एक ऐसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस का कुछ भी मतलब जो है मतलब अक्रेंस नहीं है। ओके, मतलब रेजिस्टेंस हमारी उस सर्किट की क्या है, एकदम जीरो है। ओके, देखो बच्चे, जो मैंने आपको बात बताई सेम वही बात मैंने लिखी है। क्या कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर ऑफ कॉइल नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस। हमने जो कॉइल लिया है ना, हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमने कॉइल मतलब हमने जो इंडक्टर लिया है ना, हमें ये मान करके चलना है कि उसकी रेजिस्टेंस एकदम क्या है, नेग्लेजिबल है। सो क्या होगा, एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, चार्ज अगर फ्लो करना स्टार्ट हुआ किधर की तरफ, इस इंडक्टर की तरफ, तो बार बार देखो चार्ज फ्लो होगा। अभी कैसे होगा समझते हैं। तो ये जो, तो हमें क्या मिला, हमें चार्ज के फ्लो होने की वजह से हमें क्या मिला, हमें एक ऑसिलेशंस मिला उस सर्किट में। अब देखो ऑसिलेशन किसका हो रहा है, बात ध्यान समझना, ऑसिलेशन हो रहा है चार्ज का। तो इस टाइप के हमारा जो ऑसिलेशन हुआ उसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया एलसी ऑसिलेशंस। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो। देखो अगर हम बात करें कि नॉन रजिस्टिव, यानी कि भाई हमने कॉइल कैसा लिया, नॉन रजिस्टिव लिया, दैट मीन्स हमारी जो, देखो ऑसिलेशन जब होता है तो हमें क्या मिलती, हमें मतलब
जैसे अगर एक वेव डायग्राम अगर हम इस तरीके से अगर बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखो क्या होगा कि अगर हमने बात करी है नॉन रजिस्टिव, मतलब कि अगर हम नेग्लेजिबल, अगर हम एक जो है एल को अगर ले रहे हैं, तो इस केस में हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा ना, हर बार वो कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? हर बार कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से हम एक नया वर्ड यूज करेंगे, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, देखो डैम्प्ड का मतलब क्या था, ऑब्वियसली बात है भी हम इस चीज को समझेंगे, बट थोड़े से सिंपल से वर्ड्स में ऐसे समझो। हमने कहा सर कि इस केस में हमारा जो इस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सोचो, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, मतलब सोचो ये कंटिन्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वेव है ना, ठीक है, ये जो आपकी जो ऑसिलेशन है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो कभी फिनिश ही नहीं होगी, मतलब, और हमें इसमें बाहर से कोई एनर्जी भी देनी नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये कंटिन्यूअस क्या होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। बोलो, है ना? क्योंकि हर बार इसकी जो क्या होगी, हर बार इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो हर बार क्या होगी, सेम होगी। एम्पलीट्यूड देखो कम हो ही नहीं रहा है, तो अगर एम्पलीट्यूड अगर कम नहीं हो रहा है तो इस टाइप के एम्पलीट्यूड को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड। अभी हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे इसको, बट फिलहाल इसके पहले हम लोग जो है इस एलसी ऑसिलेशन को एकदम बहुत ज्यादा देखो डिटेल में समझते हैं। क्या सर है, क्या ये चीज कैसे सर समझी जाए, है ना? देखो भाई, बहुत आसान है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्किट है, ओके, जिसमें क्या लगा हुआ है, जिसमें एक कैपेसिटर और एक जो हमारा है इंडक्टर अटैच है। मान लो कुछ इस तरीके से हमने कहा भाई एक कैपेसिटर, ओके, हमने कहा एक कैपेसिटर, ओके, एक ये कैपेसिटर, और मान लो एक हमारे पास ये जो है ठीक है, ये जो है हमारे पास एक कैपेसिटर और एक ये इंडक्टर क्या है, आपस में अटैच्ड है। मान लो हमने कहा कि भाई हमारी ये जो कैपेसिटर है ना, एट इंस्टेंस क्या है, अभी ये एकदम फुली चार्ज्ड है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये कंप्लीटली एकदम क्या है, चार्ज्ड है। ओके, एक मिनट, चार्ज का मतलब कि एक तरफ माइनस, एक प्लेट पर देखो कैपेसिटर के चार्ज होने का क्या मतलब होता है कि एक प्लेट पर प्लस है और एक प्लेट पर माइनस है। ये बात ध्यान रखनी ना, एक प्लेट पर प्लस है और एक प्लेट पर माइनस है, दैट मीन्स ये अभी कंप्लीटली चार्ज्ड है। ओके, अच्छा, चार्ज है अभी, बट हम सर्किट को ओपन किए हुए हैं, मतलब अब ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हमारे अभी ये जो वायर है ना, ये आपस में भी अटैच्ड नहीं है, ऐसे समझो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अभी इस केस में क्या होगा कि भाई इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होगी भाई, 0 होगी। बात समझना, अभी हमारी ये सर्किट ओपन है। ठीक है, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है, अभी हम आपको अगर अरेंजमेंट दिखाएंगे। अच्छा देखो, कुछ इस तरीके से है, मेरी बात समझना। देखो ये मैंने शॉर्ट में बनाया है, ठीक है। सर्किट जो हमारा ना वो कुछ इस तरीके से, ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पर एक हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है। अब इस बैटरी से जो है एक हमारा कैपेसिटर अटैच्ड है जो कि चार्ज हो रहा है, बात समझना, चार्ज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर भी है, ठीक। अब देखो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारी ये बैटरी है, ठीक है ना, ये हमारी वोल्टेज है। अब ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है। अभी मान लो क्या है कि हमारी जो बैटरी है ना, बैटरी अभी जो है ना हमारी, वो जो है मान लो किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, मतलब अभी इसका अटैचमेंट कुछ इस तरीके से है, समझ गए, इसका अटैचमेंट कुछ इस तरीके से है ना। मान लो जब अब हम क्या करें, जब हम हमारी जब कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाए, ओके, देखो अभी ये ऐसा केस है, ये वाला केस अभी कुछ इस तरीके से है, मतलब अभी इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, समझ गए, है ना। जब कैपेसिटर हमारी चार्ज हो जाएगी तो क्या करेंगे, अब यहाँ से कनेक्शन देखो ऐसे हटा करके, बात समझना, ऐसे हटा करके इधर से कनेक्शन अब हम ऐसे कर देंगे। तो अब यानी कि सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई, दैट मीन्स एल और सी आपस में जुड़ गए, ऐड हो गए। अब इस केस में हमारी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। आरी बात में, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट था, ओके। तो हमने कहा चलो हम ऐसे समझते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक सर्किट था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अभी हमने कहा कि इनिशियली हम बात करें तो हमारी अभी कोई भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, पहली चीज।
अब क्या हुआ भाई, हमने सर्किट को क्लोज किया, बात समझना, हमने सर्किट को क्या किया, क्लोज किया। अच्छा देखो, जब अगर कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं हो रही होगी, बात समझना, तो यहाँ पर हम जो है ना, हम इसकी जो है थोड़ी सी एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी को। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर में, थोड़ी सी कुछ और बातें। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी से स्टोर होती है। भाई ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी जो एनर्जी स्टोर हुई, तो मान हमने उस एनर्जी को बोल दिया यूई। क्या बोल दिया, यूई, ठीक है। अब बात समझो, अब मान लो अगर कोई करंट अगर हमारे किसी कंडक्टर में फ्लो होती है, याद करो हमने केस पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि अगर किसी आप इंडक्टर में अगर आप एक करंट फ्लो कराओगे, तो इंडक्टर जो है ना क्या करती है, करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। या फिर ऐसा समझो कि जो इंडक्टर है वो हर एक चेंज का अपोज करती है, चेंज का अपोज। अब देखो, चेंज के अपोज का मतलब क्या हुआ कि मान लो, जैसे देखो ऐसा समझो, मान लो जैसे अगर ये इंडक्टर नहीं लगा होता, तो जैसे दो कैपेसिटर के वायर को आप आपस में क्या करो, टच कराओ, तो देखो क्या होता है, एक बड़ी गजब की चिंगारी निकलती है, मतलब एक बड़ा गजब का शॉर्ट सर्किट होता है। समझ रहे हो मतलब क्या है इसका, भाई मतलब इसका है कि बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। देखो ऐसा करके देखना, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब आप चार्ज कैपेसिटर के वायर को जब आप टच करते हो ना, तो क्या होता है कि बहुत तेज क्या करती, करंट फ्लो होती है, बहुत ज्यादा तेज करंट फ्लो होती है। अच्छा, तो अब क्या हुआ भाई, हमने क्या किया कि नहीं ठीक है, हम उनके वायर को टच तो करा रहे हैं, दैट मीन हम सर्किट के क्लोज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमने सर्किट को क्लोज करने से पहले हमने एक इंडक्टर लगा दिया। तो अब देखो क्या हो गया, अब ये इंडक्टर लग गया। अब जब हम टच करेंगे, तो अब देखो ये इंडक्टर क्या करेगा कि वो जो करंट बहुत तेजी, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो करंट फ्लो हो रहा था ना, वो अब बहुत ही धीरे धीरे फ्लो होगा। क्या, क्यों, इसका रीजन क्या है, ये इंडक्टर क्या करेगा, वो उस करंट के फ्लो होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या हुआ कि यहां से अगर हम इस इंडक्टर को अगर ना लगाते हैं, जैसे आप नॉर्मली भी चेक करते हो, आप देखते हो कि जब कैपेसिटर के वायर को जब आपस में जब टच कराया जाता है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होती है, चिंगारी मतलब निकलती है, स्पार्किंग होता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज के फ्लो होने की वजह से, है ना, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट वहां से जो है फ्लो होती है। बट क्या हो कि अब हम उसको वायर को टच करने से पहले, सर्किट के क्लोज करने से पहले, कैपेसिटर के दो वायर को क्लोज करने से पहले हम बीच में क्या करें, बीच में हम कहीं जगह पर एक क्या कर दें, हम एक इंडक्टर लगा दें। तो भाई देखो, अब इंडक्टर क्या करेगा कि करंट को फ्लो तो होने देगा, लेकिन कहेगा भाई देखो इतनी हम तेजी से जो है फ्लो नहीं होने देंगे, है ना, थोड़ा सा धीरे हो, है ना। क्यों, क्योंकि क्या करेंगे हम, भाई देखो तुम जो भी चेंज करोगे हम उसका अपोज करेंगे। दैट मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर करंट जाएगी, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर वो उस करंट का अपोज करेगा। वर्ड्स पे ध्यान देना, इंडक्टर उस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। सर क्यों अपोज करेगा, देखो होता क्या है एग्जैक्टली कि जैसे ही इसमें हमारी करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो ये इस इंडक्टर में क्या होगा, एक बैक ईएमएफ, मतलब इसमें हमारी एक इंडक्टर में हमारी जो चार्ज होगी वो एज अ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। याद है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या होगा, अब इस करंट यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक बैक ईएमएफ बनेगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो वही जो बैक ईएमएफ है ना, वही उसके करंट के फ्लो होने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात समझना, दो बातें, अगर करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर रही है, तो वो उसके अमाउंट को अपोज करके उसके स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। और मान लो अगर पूरी की पूरी अगर चार्ज मान लो फ्लो हो गई, और अब जो है करंट अब जो है खत्म होने वाला है, तो क्या करेगा, फिर भी ये उस करंट को अब सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ बनता है वो हमेशा चेंज का अपोज करता है। चेंज के अपोज का मतलब क्या है कि मान लो अगर यहाँ से अगर करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है, तो भी वो उसको अपोज करेगा। और मान लो अब उसे लगा कि नहीं अब यहाँ पर तो कोई करंट बची ही नहीं, बात समझना, कोई करंट बची ही नहीं, तो भाई लेंज रूल है ना, यहाँ पे बेसिकली लेंज रूल अप्लाई करना है ना। तो ये जो इंडक्टर है, अब ये क्या करेगा, अब इसे लगा कि भाई अब यहाँ से करंट की जो अमाउंट है वो स्लो हो गई। दैट मीन्स अब जो चेंज है ना, अब वो इस तरफ वीक वाला चेंज है, तो क्या करेगा वो, अब वो उस करंट को सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स अब वो उस करंट को आगे की तरफ, मतलब फ्लो होने में
हेल्प करेगा। समझते हैं? तो हमने कहा कि कैपेसिटर में हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारी जो है मान लो वो यूई के फॉर्म में है, और इंडक्टर में हमारी जो एनर्जी होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। तो अभी फिलहाल इस केस में हमने ये जो फिगर बनाया है, इस केस में हमारे पास इंडक्टर में कोई एनर्जी तो है नहीं, तो मान लिया कि यहाँ पर अभी हमारा ये अगर चार्ज है तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है मान लो इस तरीके से कुछ भरी हुई, इतनी सारी एनर्जी भरी हुई है। अब देखो, तो हमने कहा अच्छा इस केस में इसकी जो हमारी जो एनर्जी होगी वो देखो कितनी होगी। तो याद करो कैपेसिटर में हम जो एनर्जी लेते थे वो हम कितनी लेते थे, हाफ क्यू। मान लो हमने कहा कि अगर चार्ज, मान लो अगर हमारा ये क्यू नॉट है, चार्ज क्या हो भाई, ठीक है, ये मान लो क्यू नॉट चार्ज हो, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इस केस में हमारा जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, है ना। ये फॉर्मूला था, याद करो हमने ये पढ़ा था। अच्छा अब देखो क्या हुआ, हमने सर्किट को क्लोज किया, ठीक है, हमने सर्किट को क्लोज किया। अब क्या हुआ भाई, धीरे धीरे जो है चार्ज धीरे धीरे तो नहीं फ्लो होना चाहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेज से फ्लो हो रहा होगा। लेकिन इंडक्टर ने कहा कि नहीं भैया जो है, जो देखो चार्ज फ्लो तो होना है, करंट तो आना है, लेकिन क्या करना है, उसकी जो मतलब अमाउंट है, मतलब काफी स्लो अमाउंट में आनी है। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि जैसे जैसे जब देखो, जैसे जैसे इसमें जब करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो वैसे वैसे इसके चारों तरफ क्या होगी, वैसे वैसे चारों तरफ इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा, जो कि इस आने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। भाई लेंज लॉ आ रही बात समझ में? ओके, तो हमने कहा कि जब देखो, अब हमारी क्या हुई, हमने सर्किट को क्लोज किया, ठीक है, तो अब क्या हुई, देखो यहां से हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा चार्ज को फ्लो कराना स्टार्ट किया। बहुत आसान है बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझो, ठीक है, चार्ज को फ्लो कराना स्टार्ट हुआ। अब देखो क्या हुआ कि मान लो कुछ टाइम बीत गया, अब यहाँ पर जो इतने सारे जो चार्ज थे ना, वो मान लो कुछ ही, अब कुछ कम चार्ज बचे हैं, मान लो हाफ चार्ज जो है वो फ्लो हो गए, हाफ चार्ज जो है मान लो वो आई अमाउंट से क्या हो गया, फ्लो हो गया, मतलब करंट की आई अमाउंट से क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो देखो जब हाफ चार्ज फ्लो हो गए तो क्या होगा, इस इंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। बात समझ रहे हो? एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, इस इंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने से, है ना, क्या होगा, मतलब एक जो है एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, और उस बैक ईएमएफ की वजह से एक हमारा बैक करंट यानी कि एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा, जो कि इस करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो इस केस में हमने कहा कि अभी जब हमने इंडक्टर नहीं लगाया था तो हमारी देखो कितनी ज्यादा शॉर्ट सर्किटिंग हुई थी, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हमारा जो है करंट फ्लो हुआ था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस केस में क्या हुआ कि मान लो इस केस में मान लो कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो होकर के इसमें आ गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो इस इंडक्टर में एज अ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में सेव हो रहा है। हमें ये पता है ना पिछले वाले चैप्टर से। ओके, तो अब मान लो इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी बची वो मान लो थोड़ी सी कम हो गई, है ना, यानी कि यू ई अब थोड़ा कम हो गया, और यू अब ये यहाँ पे ये जो यू बी जो एकदम जीरो था, क्योंकि इसमें भी कोई चार्ज तो आया नहीं, अब क्या हो गया कि यू बी भी जो है कुछ अमाउंट में थोड़ा सा बढ़ गया। दैट मीन्स यू बी की भी अब अमाउंट जो है वो क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। ये आपका यू एंड बी है, ठीक है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है ना इस इंडक्टर में जो एनर्जी आई वो अब थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मान लो चार्ज, एक ऐसा समय भी आया जब हमारा जो चार्ज है वो कम्प्लीटली, इस कैपेसिटर में जो चार्ज था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अब डिस्चार्ज को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझना। हमने कहा अभी सर यहाँ पे मतलब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज बचे थे, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज चले गए थे। अब मान लो एक ऐसा समय आया कि जब पूरा का पूरा हमारा जो ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। बात समझना, क्या हो गया, पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक। अब देखो अगर ये कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या चार्ज बचा, कुछ नहीं भाई, जीरो बचा, जीरो, यानी है ना। अब देखो इस केस में क्या होगा देखो, है ना, तो इस केस में हमने कहा कि जब हमारी कुछ करंट जब फ्लो हो रही होगी, है ना, तो उस केस में हमने कहा कि सर अब हमारी यहाँ से देखो हमारा जो इंडक्टर यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही थी, वो हमारी चेंज हो रही थी
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी में क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। और इस केस में हमने कहा कि सर हमारी जो एनर्जी होगी अब वो इस वाले में कितनी आ जाएगी, तो हाफ। अब देखो इंडक्टर में याद करो, इंडक्टर के केस में इंडक्टर में जो एनर्जी जो स्टोर होती थी वो कितनी होती थी, हाफ LI² ये होता था। अब मान लो हमने कहा कि अच्छा एक मिनट, ये माइनस होगा भाई, प्लस बना दिए क्या, ये प्लस माइनस है ना, चार्ज है। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय ऐसा भी, जब एक समय ऐसा भी आया जब हमारा जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली क्या हो गया होगा, डिस्चार्ज हो गया होगा। और उस केस में करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो हुई होगी, दैट मीन्स I0। और ये I0 फ्लो होकर के अब क्या हो गया, ठीक है। देखो यहां से हमारा जो ये जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यानी कि यहां पर इस केस में अब इसके पास एनर्जी बची कुछ नहीं, दैट मीन्स यूई अब कुछ नहीं है, बट हमारा जो यूबी है अब वो बढ़ गया, है ना। यूबी की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि सारी की सारी हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब भाई इस कैपेसिटर ने कहा भाई मेरा तो काम खत्म, हम जो है हमने तो अपने सारे के सारे चार्ज क्या कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए भाई। मेरे पास अब जो है मेरे ये जो प्लेट्स थी ना, अब इन प्लेट्स में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दैट इज आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। अच्छा, इसने कहा अब मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम सारी की सारी एनर्जी संभाल लो। लेकिन अब इंडक्टर की बारी। इंडक्टर ने कहा कि भाई तुमने मेरे को तो एनर्जी दे दी है ना, मेरे को चार्ज तो दे दिया, चार्ज दिया। अब हम इस चार्ज का करें क्या, तो लो वापस लो इस चार्ज को। देखो क्यों लेगा वापस, ये वापस क्यों देगा, बात मेरी समझना। देखो जब यहाँ पे जब बहुत ज्यादा जब क्या हुआ होगा, जब एनर्जी जब स्टोर्ड हो गई होगी तो क्या हुआ होगा, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बात समझना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा भाई, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगी, समझो। अब देखो अब क्या हो ना, देखो बात समझो, हमने कहा कि इसकी कुछ एक मिनट रुक जाओ, देखो इसको हम ऐसे समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास देखो हमने कहा सर हमारी जो है जब यहाँ से चार्ज है ना, जब कंप्लीटली जब मतलब हमारा जब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो गया, ओके, तो जब कंप्लीटली जब ये डिस्चार्ज हो गया तो अब देखो क्या हुआ होगा कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इस कॉइल के चारों तरफ मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा इंडक्टर में, वो क्या हो रहा होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा भाई, जैसे जैसे चार्ज खत्म हो रही है तो वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब इसे लगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ना कि चेंज का अपोज करना। यानी कि जो डिक्रीज हो रहा है ना भाई, जो करंट आने मतलब चार्ज के फ्लो का जो डिक्रीज हो रहा है, अब वो उसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है कि अभी जो चार्ज जो स्लो अमाउंट में आ रहा था, अब क्या करेगा, अब उसको वो फास्ट अमाउंट में आने देगा। मतलब ऐसे समझो कि जब ये पूरा का पूरा जब ये चार्ज जब इसमें आया, ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे अब कोई चार्ज तो बचा नहीं, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो क्या करेगा, अब ये फिर से एक करंट इंड्यूस करेगा, और अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब उस करंट की डायरेक्शन सेम इसी डायरेक्शन में होगी। देखो इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर का काम होता है चेंज का अपोज करना। अभी क्या था कि यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आ रही थी, तो भाई उसका अपोज कर रहा था, एक बैक ईएमएफ क्रिएट कर रहा था। अभी देखो जो चेंज था वो मतलब स्ट्रॉन्ग चेंज था, मतलब चेंज इधर की तरफ था तो अपोज इधर की तरफ होगा। अब देखो अब चेंज क्या है, अब देखो ऐसा समझो, हमने कहा कि भाई इसको ऐसा समझो जैसे मैंने समझाया भी था पिछले वाले चैप्टर में, कि अब जो अमाउंट है आने की वो स्लो हो गई है ना। यानी कि अब जो करंट है वो डाई हो रही है धीरे धीरे। करंट कैसी हो रही है, डाई हो रही है। करंट क्या हो रही है, डाई हो रही है। तो क्या करेगा वो, उस डाइंग करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। समझ गए भाई, लेंज लॉ, लेंज ही तो बोलता है, ठीक है, कि जो मतलब जो भी जो चेंज होता है वो जस्ट उसके अपोज होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ से इसको कैसे मतलब समझ में आ रही बात, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना। ऐसा समझो कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो डाइंग करंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। और जो हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट होगी वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब जब कोई भी चार्ज जब नहीं बचा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो अब
किस डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करेगा, वो इसी डायरेक्शन में तो सपोर्ट करेगा, वो चाहेगा ना, नहीं नहीं वो चाहेगा ना, वो देखो ये क्या चाहेगा कि करंट को रुकने नहीं देगा। ये जो इंडक्टर है ऐसा समझो कि करंट को रुकने नहीं देगा। अब इस कैपेसिटर को क्या लगा कि हमने सारी की सारी एनर्जी तो हमने तो चार्ज तो हमने डिस्चार्ज कर दिया, अब तो हम फ्री हो गए, है ना, हम तो एकदम मतलब पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वापस इसके करंट को क्या करने लगेगा, इसको वापस इसको देने लगेगा। क्यों? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ अब जो क्रिएट होगा वो अब इसी करंट के ही डायरेक्शन में होगा। तो बात समझना, जब ऐसा हुआ, ठीक है ना, तो जब अब क्या होगा कि हमारी जो करंट है ना वो अभी भी सेम डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, वो अभी भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी, और कैपेसिटर फिर से क्या होने लगेगा, फिर से चार्ज होने लगेगा। बात समझना, अब कैपेसिटर फिर से क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। कैपेसिटर फिर से क्या होने लगा भाई, कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगा। लेकिन अब बात समझो, कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगा, लेकिन इस केस में अब यहां पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस तरफ क्या आता जाएगा, निगेटिव चार्ज। नहीं समझे? अभी चार्ज यहां से ऐसे आ रहा था ना, पॉजिटिव वाले की तरफ से आ रहा था ना, अब फिर से चार्ज किधर जाने लगा, इस वाले प्लेट पर जाने लगा। तो अब इस वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होने लगेगी, बट रिवर्स इन डायरेक्शन। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी चार्ज होने की वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो देखो, ठीक है, और देखो फिर से एक बार, और फिर से अब हमारी जो कैपेसिटर है वो फिर से क्या होने लगी, फिर से चार्ज होने लगी, बट रिवर्स इन डायरेक्शन। अब इस केस में हम ये कहेंगे कि फाइनली, है ना, अब फिर से जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो एनर्जी थी, है ना, जो एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो स्टोर थी वो फिर से वापस किस में स्टोर होने लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर होने लगी। दैट मीन्स अब इसकी भी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, यूबी, है ना, और यूए। अब देखो, अब जो यूई है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। समझ गए? एक समय ऐसा भी आएगा, फाइनली देखो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। ठीक है, ये चार फिगर आपको समझ में आए, ये चार फिगर कैसे बनाया गया है। अब देखो, चलो पांचवा वाला फिगर आप बनाओगे। अब देखो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, समझ गए? करंट अब हमारा ऐसे फ्लो होने लगा, समझ गया ना? करंट हमारा ऐसे जो है अभी भी यहाँ तक अभी ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक ठीक, अभी नहीं, सॉरी, अभी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा था। अब देखो बात समझना, अब देखो हमने कहा कि हमारा जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो है कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। मतलब यहां से इसकी जो सारी एनर्जी है, इस इंडक्टर की जो सारी एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हम एक और फिगर बना लें, चलो बना लो। तो हमने कहा सर हमारी अब ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो क्या हो गई है, वो कंप्लीटली चार्ज हो गई है, और हमारा ये जो इंडक्टर है ना, उसमें जो एनर्जी है उसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची। दैट मीन्स अब इसके वापस, है ना, इसके अपोजिट प्लेट्स पर अब यहाँ पर जो है चार्ज, कंप्लीट चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस 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 आ चुका है, और यहाँ पर माइनस 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 आ चुका है। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये कंप्लीटली चार्ज हो गया है। अब इस केस में अब मान लो कि ये जब कंप्लीटली जब चार्ज हो गया तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स फिर से हमें क्या मिल गई, हमें एक फिर से पहली वाली कंडीशन मिली, आई इज इक्वल टू क्या मिल गई, हमारी फिर से जीरो हो गई। ठीक है, अब ये चार्ज तो हो गया, अब इंडक्टर ने कहा भाई मेरा काम खत्म। ठीक, अब जब ये फुली चार्ज हो गया, है ना, तो अब इसने कहा भाई मेरा काम खत्म। लेकिन भाई अब मेरे को चार्ज दे दिए, तो हम अपने अब ये चार्ज फिर से क्या करें, अब हम फिर से क्या कराएंगे, फिर से फ्लो कराएंगे। अब बात समझिए, अब फ्लो तो होगा, अब कैसे होगा, समझ गए बात? अब कैसे फ्लो होगा, अब भाई ये इधर प्लस आ गया ना, तो अब करंट का फ्लो फिर से होगा। ठीक है, तो फिर से जो कैपेसिटर है, हमेशा कैपेसिटर, ध्यान रखना, कैपेसिटर हमेशा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या कराना चाहती है, फ्लो कराना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर इंडक्टर लगा है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इंडक्टर लगा है ना, तो इंडक्टर कहेगा ठीक है भाई फ्लो कराओ, लेकिन क्या है कि हम जो है उस करंट के अमाउंट को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। तो फिर से एक बार अब क्या होने लगेगा, नेक्स्ट स्टेप में, आगे बात समझ में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब हमारी जो करंट है अब वो फिर से अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। देखो ये बात क्लियर हुई, अब हमारी जो करंट है वो फिर से इस डायरेक्शन में क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। समझ गए, इस डायरेक्शन में क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अभी इतने सारे चार्ज थे, मान लो कुछ टाइम बीता और जो है इधर जो है कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या हो गया, इस इंडक्टर में चला गया।
तो देखो अब ऐसी बात है, जब इस इंडक्टर में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, फिर से वही चीज़ होगा, क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यानी कि एक फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, अब वो फ्लक्स क्या करेगा, इस करंट के चलने का अपोज करेगा। ठीक है, तो अब इसके थ्रू मतलब इस करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो करंट अभी जो फ्लो हो रही थी, अब उसकी जो अमाउंट है वो स्लो हो जाएगी, वो काफ़ी धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, और एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, और इस बैक ईएमएफ की वजह से इस करंट की जो स्पीड है या इस करंट की जो अमाउंट है वो स्लो हो गई, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वापस हमारा क्या हुआ कि एक करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होने लगा, करंट जो है वो फ्लो होने लगा। फिर कुछ टाइम बीता, अब ये पूरा का पूरा जो चार्ज है इस कैपेसिटर के ऊपर, जो भी पूरा का पूरा जो चार्ज था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर से अगेन बात समझना, फिर से क्या हो गया, ये फिर से जो है ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या हो गया, चार्ज फिर से क्या हो गया, फाइनली डिस्चार्ज हो गया। अब जब ये कंप्लीटली जब हमारा चार्ज जब यहाँ से जब डिस्चार्ज हो गया, समझे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से करंट क्या होने लगेगी, अब डाई होने लगेगी। बात समझ गए, समझ लो, ऐसे करंट क्या होने लगेगी, डाई होने लगेगी। तो ये जो फ्लक्स यहाँ से जो क्रिएट हुआ था, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, तो ये क्या करेगा, अब उस डाइंग करंट को, भाई देखो अब चार्ज जब खत्म हो गया तो करंट भी क्या होगी, अब डाई होगी ना। तो अब इस इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है कि चेंज को अपोज करना। अब यहाँ पे चेंज उसको दिख रहा है, कैसा चेंज दिख रहा है, अब यहाँ पे इसको ये लग रहा है कि करंट जो है वो डाई हो रही है। दैट मीन्स अब इस करंट को क्या करेगा, सपोज मतलब क्या करेगा, अब इस डाइंग करंट का भी अपोज करेगा। डाइंग करंट के अपोज करने का मतलब क्या है कि अब इस करंट को ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करके क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भेजने का काम करेगा। समझ में आ गई बात। तो अब जो वापस फिर से हमारा जो कैपेसिटर है ना, इसने कहा कि भाई मेरा काम खत्म, लेकिन इंडक्टर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, बात समझ रहे हो ना, ये फिर से ये इस करंट का क्या करेगा, फिर से अपोज करेगा। फिर से अपोज करने का मतलब है कि जो करंट जो डाई हो रही है अब इसको सी सपोर्ट करेगा कि भाई अब तुम इधर की तरफ क्या हो, फ्लो हो, और वापस क्या जाओ, फिर से तुम अपने कैपेसिटर में जाओ। तो अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, यानी कि अब इस केस में देखो फिर से इस केस में हमारी जो एनर्जी यहाँ पर है वो मैक्सिमम हो गई, और इसमें हमारी एनर्जी फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। समझ गए, आ रही बात समझ में। तो ये सारा आप फिर से बना सकते हो। ठीक है, इसमें देखो इसमें हमारी एनर्जी फिर से यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर हमारी एनर्जी भी कुछ नहीं है, जीरो बराबर आ गई। और यहाँ पर इस केस में फिर से हमारी जो इसमें जो एनर्जी है वो फिर से क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, यहाँ पर फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। और फिर से अब इस इंडक्टर ने क्या किया, इस डाइंग करंट को सपोर्ट किया। अब इसके डाइंग करंट को सपोर्ट करने की वजह से करंट हमारी फिर से फ्लो होने लगी, और वापस हमारा जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होने लगा। दैट मीन्स मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कमेंट करके बताओगे हाँ सर समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, वापस हमारी जो करंट है वो फिर से हमारे क्या होने लगी, कैपेसिटर में जाने लगी। और फिर से एक ऐसी कंडीशन आई, फिर से हमारा जो फाइनली हमारा जो इंडक्टर है, सॉरी हमारा जो कैपेसिटर है वो फिर से क्या होने लगा, वो फिर से जो है वो चार्ज होने लगा। अब देखो फिर से हमें अपने वापस फर्स्ट वाली हमें देखो कंडीशन मिल गई। अब क्या होगा, यही चीज क्या होने लगेगी, यही चीज बार बार देखो क्या हुआ, यहां तक हमारी करंट जो है देखो इस डायरेक्शन में चल रही थी। दैट मीन्स हमने कहा कुछ इस तरीके से कि मान लो ये हमारा अगर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि चार्ज क्या करना चाहिए, चार्ज जो है ऑसिलेट करना चाहिए। तो हमने कहा देखो ये, ठीक है, अब करंट ऐसे आई। अब देखो फिर करंट की डायरेक्शन देखो क्या हो गई, जस्ट रिवर्स हो गई। करंट की डायरेक्शन देखो कैसे हो गई, जस्ट रिवर्स हो गई। तुमने कहा ऐसे हो गया। ये हमारा हुआ यहाँ तक हमने जो फिगर बनाया ना, ये हमारा हुआ एक कंप्लीट साइकिल। फिर से यही चीज रिपीट होगा, बात समझ गए। फिर से यही चीज क्या होगा, रिपीट होगा। और देखो हर बार जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। हर बार जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो देखो क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, हम ये मान करके चल रहे हैं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस कंटिन्यूअसली होता रहता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी जो है एम्पलीट्यूड देखो हर बार एम्पलीट्यूड जो है उसकी क्या है, सेम मिल रही है। तो इस टाइप की हमारा जो ऑसिलेशन, इस टाइप का हमारा जो ऑसिलेशन होता है, इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, अनडैम्प्ड। मतलब हमारी जो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें ना, इसका हमने जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया ना, ये हमारी लाइन क्या शो करती है, ये हमारी इधर वाली हमारी लाइन जो मतलब ये वाला हमारा जो डायरेक्शन है वो शो करता है एम्पलीट्यूड, और इधर वाला हमारा डायरेक्शन शो करता है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी कम नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ को, इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है,
ऐसा होगा? सोचो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? मान लो ये हमारी इधर हमने मान लो एम्पलीट्यूड को शो किया, मान लो स्टार्टिंग में तो भाई हाई एम्पलीट्यूड शो किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गई, समझ गए? धीरे धीरे उसकी अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई, है ना। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड, डैम्प्ड मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल आपको समझना क्या है कि यहाँ पर भाई देखो, जो इंडक्टर है ना वो चार्ज के फ्लो होने का क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा? उसकी उसकी वजह भाई हमें ये पता भी है कि इंडक्टर की चारों तरफ क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ना। दैट मीन्स वो हमारा एक फ्लक्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट मीन्स वोल्टेज, अगर ईएमएफ अगर बना है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ करंट भी बनेगा, ठीक है। कभी कभी ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो करंट आ रही होगी उसका अपोज करेगा, क्या नहीं ये भाई धीरे धीरे आओ। और कभी कभी क्या करेगा वो, जब करंट जब डाई होने लगी, जब देखा कि भाई जब कोई करंट ही नहीं बचा, फिर से चेंज होने लगा, चेंज अब वीक हो रहा है, तो अब क्या करेगा वो, अब वो उस वीक वाले करंट को क्या करेगा? फर्दर आगे की तरफ सपोर्ट करेगा। समझ में आ गई बात? ये 8 फिगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आप बना सकते हो। कितना इजी है, मैंने आपको जो भी एक्सप्लेनेशन बताया है उसके बेसिस पे आप ये फिगर बना सकते हो ना। और एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो अपने खुद से लिख सकते हो, या फिर चाहो तो आप नोट्स में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो। आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये बात समझ में आई। सिंपल, इंडक्टर में परेशान नहीं होना है। इंडक्टर का काम क्या है कि किसी भी चेंज को अपोज करना, ओके। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अगर मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई इसमें क्या होगा? इसमें एक इंड्यूस्ड करंट होगा, और उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? तो बाई लेंज लॉ, है ना। वो उसी का अपोज करता है जिससे वो क्रिएट होता है। याद आया? ऐसा क्यों कर रहे थे सर? क्योंकि लेंज ने तो यही बताया था ना कि वो उसी का अपोज करता है जिससे वो क्रिएट होता है। भाई इसमें जो इंड्यूस्ड करंट हुई वो किसकी वजह से हुई? इसी करंट के फ्लो की वजह से, और ये इसी का क्या करेगा? अपोज करेगा, समझ गए? अब फिर जब चेंज देखा कि अच्छा अब चेंज तो हमारा अब और ज़्यादा वीक होने लगा, मतलब करंट की अब अमाउंट अब कम आने लगी, तो अब ये इस करंट को क्या करेगा? फिर से सपोर्ट करेगा, आगे की तरफ फर्दर ढकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसी करंट का, वो उसी चीज़ का अपोज करता है जिससे वो क्रिएट होता है। बस ये बात ध्यान रखो। क्लियर है ये बात? अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, है ना। एलसी ऑसिलेशंस का इस वाले मतलब इसमें, ठीक है, जो है हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से, अगर हम सर ऑसिलेशन कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये ऑसिलेशन वाले रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। करंट की जो अमाउंट है आई इज इक्वल टू, मतलब ऑसिलेशन वाला हमारा जो इक्वेशन है वो आना चाहिए। तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर लेते हैं। कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में पता चल जाएंगी, बट आप यहाँ से समझ लो, आपको एग्जैक्टली A to Z सारी बातें समझ में आ जाने वाली है। ओके चलो देखो जनाब, हम बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। मतलब कि हम इसको किस तरीके से ये बता सकते हैं कि हमारा जो चार्ज जो डिस्चार्ज हो रहा है ना कैपेसिटर के थ्रू, तो वो बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन, दैट मीन्स एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हम कैसे प्रूव करें? ओके ये बात समझ में आपको आई? ठीक है, मतलब हमें क्या दिखाना है कि चार्ज जो हमारा जो डिस्चार्ज हुआ ना कैपेसिटर के थ्रू, वो एक ऑसिलेटरी मोशन करता है और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको कैसे प्रूव करें? चलो तो मानते हैं सर, हमने कहा कि मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जो कि एक चार्ज कैपेसिटर है, और हमने उसको जो है एक इंडक्टर से क्या किया है, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इंडक्टर से क्या किया, कनेक्ट कर लिया। ये प्लस प्लस, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज था, और इस वाले प्लेट पर, ये तो हमारे प्लेट है ना, और इस पर माइनस चार्ज था, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ से देखो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब बात समझो, जैसे जैसे देखो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स चार्ज जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब अगर चार्ज, अगर देखो यहाँ से अगर फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तो अब इसमें चार्ज की, मतलब ऐसे समझो कि जो चार्ज की अमाउंट है, देखो जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा तो वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट जो करंट की अमाउंट होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ना। नहीं समझे भाई, जैसे जैसे चार्ज अगर फ्लो कराओ तो चार्ज की अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। बट जो करंट की अमाउंट है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने कहा कि इस केस में हमने कहा कि जब सर्किट को जब क्लोज कर दिया है ना, व्हेन सर्किट क्लोज्ड, ठीक है, समझो,
सारी चीजें आप लिख लोगे ना, ठीक है, कि ये क्या क्या है। व्हेन सर्किट क्या किया कि हमने, जब हमने सर्किट को क्या किया, क्लोज किया। तो देखो जब सर्किट जब क्लोज हुआ तो क्या हुआ, चार्ज जो है, दैट मीन्स जो क्यू है, ओके, क्यू जो है वो क्या हो गया, वो मान लो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। और जो करंट की जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो हमारी करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। आई जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये बताओ, क्या एट इंस्टेंट हमने कहा कि मान लो किसी टाइम हम क्या आई को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, माइनस का डी क्यू बाई डी टी, याद आया, कुछ ऐसा लिख सकते थे आई को, इंस्टेंटेनियस करंट है ना, डी क्यू आई इज इक्वल टू डी माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, याद आया, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, अब देखो जब करंट जब इसमें गया होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, इस इंडक्टर के चारों तरफ क्या हुआ होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। तो अब बताओ मेरे को इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम बोलते थे ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई डी टी, याद आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा कि एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इन इंडक्टर, कंडक्टर नहीं, इंडक्टर, इन इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, कोई भी टाइम। हमने कहा सर बताओ इस इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, तो दैट मीन्स ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, माइनस का एल डी क्यू बाई डी टी। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये उसके करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, किसी भी चेंज का अपोज कर रहा है, ये माइनस है। और यहाँ पर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो करंट के फ्लो होने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दैट मीन्स इसलिए हमने जो हमारी जो ईएमएफ होगी वो हमारे, हम इसको हम सिंपली ऐसे समझो, जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ, याद आया वर्ड बैक ईएमएफ, हमने कितनी बार यूज किया था वर्ड, तो बैक ईएमएफ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखो तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, अच्छा एक मिनट, अब इस करंट की भी अपनी क्या होगी, सॉरी, हमारे पास ये जो हमारी जो कैपेसिटर है इसकी भी अपनी क्या होगी, अपनी भी इसकी भी कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो वो क्या होगी, हमने कहा कि पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी, तो याद करो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के केस में है ना, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे, Q अपॉन सी, ठीक है, Q अपॉन सी। तो अब हम इस सर्किट में देखो KVL अप्लाई करने वाले हैं, क्या अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL अप्लाई करने वाले हैं। तो KVL क्या होता था भाई, सम ऑफ वोल्टेज, ऐसे समझो नॉर्मल तरीके से, सम ऑफ वोल्टेज क्या होता था, जीरो, है ना, सभी वोल्टेज का जो सम होता था केवीएल में हम क्या लेते थे, जीरो लेते थे, ठीक है। या फिर हम जो वो करते थे कि भाई इधर से प्लस आया इधर से, वो सारी चीजें, तो या फिर ऐसा भी कह लो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू, जो जितने भी वोल्टेज है। तो देखो वोल्टेज किसमें किसमें है, एक हमारा है कैपेसिटर में, एक हमारा इंडक्टर में। तो इंडक्टर में देखो वोल्टेज कितनी है, इंडक्टर में वोल्टेज तो देखो इतनी है, माइनस का एल डी क्यू बाई डी टी, और प्लस इस कैपेसिटर में देखो वोल्टेज कितनी है, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक मिनट, फॉर्मूला कहीं गड़बड़ हो गया, हाँ देखो हमने एक जगह फॉर्मूला हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे होता है डी एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी नहीं होता, सॉरी, ठीक है, क्या होता है डी आई बाई डी टी, है ना। इंडक्टर में जो हमारी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है ना वो कितनी होती है, एल डी आई डी टी, माइनस का मतलब है कि बैक ईएमएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डी आई। अब देखो क्या करो, यहाँ से इस आई की वैल्यू रखो, क्या है देखो, इस आई की वैल्यू देखो कितनी है, डी क्यू माइनस डी क्यू डी टी। तो बात समझना, हमने कहा माइनस एल डी डी टी ऑफ आई की वैल्यू रखते हैं क्या, माइनस का डी क्यू बाई डी टी प्लस का क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स देखो आपके पास क्या बचेगा, एल डी टू, है ना, क्या बोलते हैं इसको, डी टू क्यू, क्या बोलेंगे, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस क्यू अपॉन सी। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। क्या है, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे आप, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है
सेकेंड ऑर्डर का ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक हमारे फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है जिसमें हम केवल डी क्यू बाई डी टी लेते थे, बट हमारे पास यहाँ पे डी टू आ गया तो हम इसको कहते हैं ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से एल को जो है कॉमन लो, बात समझना। यहाँ से हमने एल को कॉमन लिया तो अब इसमें एल तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एल अपॉन में एल करना पड़ेगा। तो ये वाला एल और ये वाला एल तो रुक के देखो क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो देखो क्या बचेगा, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ऊपर वाले से एल तो कॉमन हो गया है, वन अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। इस एल को हमने इधर की तरफ भेज दिया, तो फाइनली देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब मेरी बात समझो, यहाँ से ये आपको जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये हमारा जो मतलब जो टू ऑर्डर का हमें जो सेकेंड ऑर्डर का हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, आप मैच करो, पता है किससे, देखो आपने जो है क्लास 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, याद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था, आपने पढ़ा था सिंस इक्वेशन ऑफ एस एच एम, याद आया क्या था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन करो तो यहाँ पर जो q है, बात समझो, यहाँ पर जो x है वो किसके एनालॉगी है, q के एनालॉगस है, और यहाँ पर भी देखो q किसके एनालॉगस है, q के एनालॉगस है। तो वन अपॉन एल सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल सी। सो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ये होगा। समझ में आ रही है। अच्छा, फिर आपने देखो जो है, अगर हमारे पास अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर इक्वेशन होता था तो हमें उसका एक सॉल्यूशन वाला इक्वेशन भी मिलता था क्लास 11th, ठीक है, उसके हमें एक सॉल्यूशन वाले इक्वेशन भी मिलते थे। क्या होता था, जिसको हम बोलते थे जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो हमने कहा कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। वो देखो क्या होती थी, वो हमारी होती थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी जो x नॉट है वो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती थी। x हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा बात समझो, तो आपने कहा सर इस वाले हार्मोनिक इक्वेशन का, यानी कि सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा जो इक्वेशन है, डबल जो डिफरेंशिएशन है, वो इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये होता है। तो सिमिलरली भाई अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये चीज हमारी इससे अगर मैच कर रही है तो इसका भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा जो कि इसी के समथिंग कुछ मैच करना चाहिए। तो अब यहाँ पर x है, देखो ट्राई करो, आपने कहा सर यहाँ पर x है तो इस वाले का आप इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आगे बात सुन, ये कहाँ से आया, देखो एनसीईआरटी में है ना, डायरेक्टली ये जो है आपका एक इक्वेशन दिया है, किसका, जनरल इक्वेशन ऑफ दिस, है ना, ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या है, जनरल इक्वेशन। तो ये कहाँ से आया, तो हमने कहा कि जो जनरल इक्वेशन होगा ना किसका, ये जो हमने जो अभी इक्वेशन हमने जो ऑब्टेन किया, ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, है ना, वो क्या होगा, वो होगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसको ध्यान में रख करके आया है, ये हमारे एसएचएम वाले जनरल इक्वेशन के सॉल्यूशन को ध्यान में रख करके आया है। वहां पर हमारी जो क्यू नॉट थी वो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पर हमारा जो क्यू नॉट है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम चार्ज। समझ गए, मैक्सिमम क्या है, चार्ज है। अब देखो हमने कहा कि मान लो इनिशियली हम अगर बात करें एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो की बात करें, तो यहां पर रख दो, t इज इक्वल टू जीरो रखो इसमें, तो देखो क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट, अब देखो साइन ये हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो, दैट मीन साइन, और कितना हो जाएगा, एक मिनट,
ओके ओके, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो हमने कहा कि जब टाइम अभी जस्ट मान लो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ हो, मतलब जस्ट अभी स्टार्ट अभी अबाउट होने को है, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो उस केस में आपकी जो चार्ज होगी दैट मीन्स आपका जो क्यू होगा वो कितना होगा भाई, याद करो पहला वाला केस, फर्स्ट वाला केस याद करो कि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो उस केस में आपकी चार्ज क्या थी, मैक्सिमम थी, दैट मीन्स उस केस में आपका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो आपका भी मैक्सिमम होगा। तो जहां पर भी क्यू है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, क्यू नॉट रख देंगे, ठीक है। और ये देखो कितना आ जाएगा, साइन, यहाँ पे रखो टी की वैल्यू 0 तो कितना मिल गया, साइन फाइव, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू कितना मिला, साइन फाइव। अब साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बात समझो, आपने कहा सर साइन फाइव है और साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन, या तो हम 90 लिखें या तो 1 लिखे, बात समझना, साइन 90 लिखो या 1 लिखो, बात तो एक ही है, साइन 90 का मतलब भी क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो यहाँ से साइन कैंसिल, सो फाइव इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 90 डिग्री, फाइव की वैल्यू कितनी मिली, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखो हम इस फाइव की वैल्यू 90 डिग्री हम इसमें पुट कर दो, सो आपने कहा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव का मतलब क्या, 90 डिग्री, फाइव का मतलब क्या, 90 डिग्री, और देखो साइन 90 प्लस थीटा, कुछ याद आया, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये देखो ये जो आपका एक कैसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, कैसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक साइनोसोडल इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, याद आया, अरे भाई ये इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद आया, तो ये कुछ वैसा ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर बात करो करंट की, सर की करंट वाला कैसे लाए, आपने तो ये चार्ज, देखो यहाँ पे चार्ज का ऑसिलेशन होता है, इसलिए हमने चार्ज को हमने साइनोसोडल वेव की हमने मतलब फॉर्म में, साइनोसोडल फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। अगर हम बात करें करंट की, सर करंट को हम कैसे लाएं, देखो क्योंकि करंट भी तो फ्लो हो रहा था, है ना, तो ऐसा करो, देखो हमने एक ये चीज देखी थी, आई इज इक्वल टू क्या देखा था, हमने ये देखा था माइनस का डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। क्या करो यहाँ से क्यू की वैल्यू रखो, कितनी रखनी, माइनस का डी डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, देखो क्यू नॉट, समझ गए, तो क्यू नॉट यानी कि ओके, क्यू नॉट तो हमारा बाहर ले लो, माइनस का क्यू नॉट है, क्यू नॉट, अब क्या हम करेंगे, कॉस ओमेगा टी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया ना, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते, ओमेगा टी को हमें मानना पड़ेगा एक्स, दैट इज कॉस एक्स। अब याद करो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या एक्स की जगह एक्स लिख दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्या करेंगे, एक्स की जगह ओमेगा टी रखेंगे, और हमने जिसको माना होता है यानी कि हमने ओमेगा टी को माना है, तो हम इस ओमेगा टी का हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स डी डी एक्स, सॉरी डी डी टी, है ना, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके, तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा तो हमारा बाहर हो जाएगा, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, 1, तो ओमेगा बाहर हो गया, सो फाइनली आपको क्या मिला, आपको देखो क्या मिला, आई इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस क्यू नॉट, और ओमेगा बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इस क्यू नॉट ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, आप इस क्यू नॉट के ओमेगा की जगह रख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आप ये बता सकते हो कि वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, तो ये भी देखो ये भी आपका कैसा है, साइनोसोडल वेव के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से अगर अपने फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो हमने कहा सर एफ का हमें फॉर्मूला पता है, एफ आर इज इक्वल टू कह लो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जो मिलेगी वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और 2 पाई की जगह 2 पाई रख दो, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, जो कि हमारे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को की ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, है ना, आ रही बात में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप जैसा भी है कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को ये समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद एक और हमारा जस्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है ट्रांसफॉर्मर,
ठीक है। तो हम उसमें बेसिकली वो एकदम थ्योरेटिकल है, ठीक है, और उसके हम आपको जो है जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके आप जो है नोट्स से सारी चीज़ें मेंशन कर लेना, लिख लेना, बहुत ईजी है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ओके, तो फिलहाल टॉपिक को यहीं पर रखते हैं और पढ़ाई करते रहो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियोज़ को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।